हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से हमारे कॉन्सेप्ट भी हम साथ में क्लियर हो जाएंगे क्योंकि हम एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे और क्वेश्चन भी हमारे रिवाइज हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का हमें इसमें से एबायोटिक कॉम्पोनेंट बताना है। ऑप्शन है हमारे पास बैक्टीरिया, प्लांट, टेम्परेचर, एनिमल। सबसे पहले हम देखते हैं बायोटिक कॉम्पोनेंट क्या होते हैं और एबायोटिक। आपको मैं इसकी एक सिंपल सा एग्जाम्पल देकर आपको क्लियर कराती हूँ इसका मीनिंग। मैंने इस लास्ट में एग्जाम्पल दिया है कि इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम वाटर, टेम्परेचर, सनलाइट, डिजोल्व ऑक्सीजन, पीएच, मिनरल्स, ये सब क्या है एबायोटिक कॉम्पोनेंट। और जिसमें उसमें फिर जो फिश है, एल्गे है, बैक्टीरिया, ये सब क्या है बायोटिक कॉम्पोनेंट। समझ गए। जो नॉन लिविंग है वो है एबायोटिक कॉम्पोनेंट और जो लिविंग है वो है बायोटिक कॉम्पोनेंट। लेकिन जो एबायोटिक है उसके बिना भी हमारा इन्वायरमेंट नहीं चल सकता। हमें वाटर, टेम्परेचर, सनलाइट, ऑक्सीजन, पीएच, मिनरल्स, ये सब जरूरी हैं। ठीक है। तो ये आते हैं एबायोटिक में। और जो बायोटिक होते हैं वो होते हैं जो भी लिविंग में। ठीक है। जो लिविंग है एबायोटिक, सॉरी बायोटिक, और जो नॉन लिविंग है वो होता है एबायोटिक में। तो अब देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन। ठीक है। आई होप कि अब क्लियर होगा कि बायोटिक और एबायोटिक क्या होते हैं। तो अब देखते हैं हम एबायोटिक कॉम्पोनेंट आर द नॉन लिविंग फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ एन इकोसिस्टम, द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रोथ, सर्वाइवल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इन सब पे ये इफेक्ट डालता है। तो इसके होते हैं एक फिजिकल फैक्टर है, केमिकल फैक्टर और सोइल फैक्टर। ठीक है। ये तीनों देखते हैं। फिजिकल फैक्टर में क्या आएंगे? टेम्परेचर, लाइट, वाटर, ह्यूमिडिटी, विंड, प्रेशर। जिस जैसे इसमें पूछा गया है कि एबायोटिक कॉम्पोनेंट, आपको एबायोटिक कॉम्पोनेंट में फिजिकल फैक्टर के पूछे जा सकते हैं तो उसमें आपके सारे आएंगे। अब यहाँ टेम्परेचर की जगह लाइट, वाटर, ह्यूमिडिटी, विंड, प्रेशर कुछ भी आ सकता है। ठीक है। और कोई भी सोइल से रिलेटेड आ सकता है, हमारा केमिकल फैक्टर्स में से आ सकता है, तो वो सब क्या आएंगे? एबायोटिक में आएंगे। तो टेम्परेचर वही है कि जो इफेक्ट डालता है मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ पे। लाइट होती है इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। वाटर का काम होता है इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हमारी ज़रूरी है। ह्यूमिडिटी है, अफेक्ट करती है वाटर लॉस एंड ट्रांसपोर्टेशन में, पिरेशन में। और विंड होता है इन्फ्लुएंस इवेपोरेशन, पोलिनेशंस एंड सीड डिस्पर्सल में। और प्रेशर जो है इम्पोर्टेंट पार्टिकुलर इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। सेकंड इसका जो इफेक्ट है वो है फैक्टर है जो वो है केमिकल फैक्टर। उसमें आ जाएंगे ऑक्सीजन, O2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, नाइट्रोजन, N2, पीएच, सैलिनिटी, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब आ जाएंगे केमिकल फैक्टर। हैं ये सब क्या है एबायोटिक में कॉम्पोनेंट में। सोइल और आगे आज सोइल फैक्टर में आ जाएगा सोइल टेक्सचर, सोइल मॉइस्चर, सोइल का पीएच, मिनरल कंटेंट जो भी हैं सोइल में, ऑर्गेनिक मैटर जो भी हैं ये सब आ जाएंगे। ठीक है। जैसे अब मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको समझा दिया था कि जो भी नॉन लिविंग में हैं जैसे वाटर हो गया, टेम्परेचर, सनलाइट, डिजोल्व, ऑक्सीजन, पीएच, मिनरल। अब किसी पॉन्ड में जहाँ पर लिविंग थिंग्स रह रही हैं, अगर ये चीज़ें उसमें नहीं होंगी, पानी में पानी होगा उसमें, ये सब चीज़ें, तभी वो लीव कर सकते हैं, तभी वो जीवित रह सकते हैं। ठीक है। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन दोनों के बिना नहीं जीवन नहीं हो सकता। लेकिन जो नॉन लिविंग है वो है एबायोटिक और जो लिविंग है वो है बायोटिक कॉम्पोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन मोस्ट इकोसिस्टम। तो हमारे क्या प्राइमरी सोर्स क्या है एनर्जी का? सोइल, सन, वाटर, विंड। तो राइट आंसर तो है हमारे इसमें सन। द सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट इकोसिस्टम। ठीक है। जैसे सन क्या करता है? प्रोवाइड करता है सोलर एनर्जी। फिर जो ग्रीन प्लांट हैं, प्रोड्यूसर्स जो हैं, वो कैप्चर कर लेते हैं इस सोलर एनर्जी को थ्रू फोटोसिंथेसिस के जरिए। ठीक है। फिर प्लांट्स क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन फूड, अपने ग्लूकोज के रूप में यूज़ करते हैं। फिर होते हैं हार्बीवर्स जो ऑब्टेन दिस एनर्जी बाय ईटिंग प्लांट, वो इन प्लांट को खाकर वो एनर्जी कर लेते हैं, ले लेते हैं। ठीक है। फिर कार्निवर्स होते हैं, वो ऑब्टेन करते हैं एनर्जी बाय ईटिंग अदर एनिमल्स, उन एनिमल्स को खाकर एनर्जी अपनी ऑब्टेन कर लेते हैं। फिर होता है डीकम्पोजर्स, फिर ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर तो फिर डीकम्पोजर्स होते हैं। तो इस तरीके से चलता है। पर लेकिन जो सन है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है। वो घूम फिर के अलग अलग तरीके से एनर्जी जो है ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास बीच इकोलॉजिकल पिरामिड इज़ ऑलवेज अपराइट, जो हमेशा अपराइट होता है।
pyramid of biomass, pyramid of numbers, pyramid of energy, या all of these। तो राइट आंसर है हमारा इसका pyramid of energy। अब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। एन इकोलॉजिकल pyramid it shows the relationship between organism at different feeding levels। क्योंकि अलग अलग फीडिंग लेवल्स पे जो ऑर्गेनिज्म का जो रिलेशनशिप है ये उसको दिखाता है, जो भी इकोलॉजिक हमारा पिरामिड है। टाइप्स क्या होते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड के, वो हैं, पहला है पिरामिड ऑफ नंबर्स, सोज द नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल, किसी ट्रॉपिक लेवल पर जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उसको दिखाता है कितने। कैन बी अपराइट और इन्वर्टेड, तो जो अपराइट भी हो सकते हैं और इन्वर्टेड भी, जैसे ग्रास है, ग्रास होते हैं, फिर उसके बाद आ जाए ग्रास ऊपर इंसेक्ट्स हो गया, फिर फ्रॉग है, फिर स्नेक है, तो इस तरीके से, ठीक है। फिर है सेकंड पिरामिड ऑफ बायोमास, जैसे पढ़ते थे ना कि हाँ घास को उन्हें खा लिया, फिर फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया, तो इस तरीके से, ठीक है। फिर होता है पिरामिड ऑफ बायोमास, टोटल मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल, जो भी मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो माना जाएगा ट्रॉपिक लेवल पर जो भी टोटल है। जैसे कैन बी, ये भी अपराइट और इन्वर्टर हो सकता है। इन एक्वेटिक इकोसिस्टम इट कैन ऑफन बी इन्वर्टेड, जैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है जिसमें मछलियाँ रहती हैं, बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों खा जाती हैं, जिस तरीके से चलता रहता है वो सब आता है। फिर आता है थर्ड पिरामिड ऑफ एनर्जी, एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉपिक लेवल ऑलवेज अपराइट, ये हमेशा क्या होता है अपराइट होता है। एनर्जी डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हायर कंज्यूमर्स, पिरामिड जैसे एग्जांपल है, पहले सन है, फिर प्रोड्यूसर्स, फिर क्या होंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स आ जाएंगे, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ जाएंगे, फिर टेरिटरी कंज्यूमर्स आ जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे समझो, जैसे सन है, सन ने क्या प्रोड्यूस किया, प्लांट ने उसके द्वारा सन से एनर्जी ली, जैसे हमने पीछे बात की थी। उसके बाद क्या होगा, प्राइमरी कंज्यूमर्स में क्या आ जाएंगे, जो भी ग्रास होपर्स वगैरह हैं, ठीक है, जो भी इंसेक्ट्स इस पे बैठते हैं ग्रास पे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर में आ जाएंगे फ्रॉग, फ्रॉग इनको खाता है, ठीक है, उसने इसके द्वारा एनर्जी ले ली। फिर होता है स्नेक, स्नेक आ जाएगा टेरिटरी कंज्यूमर्स, जो इनको खाते हैं, फ्रॉग को उसने खा लिया। फिर होता है फाइनल कंज्यूमर्स, जैसे हॉक हो गया, जैसे बाज वगैरह होता है, वो स्नेक को भी खा जाते हैं। तो उसके बाद होता है डीकम्पोजर्स, ठीक है, जो भी फंगी जो सब आ जाते हैं वो डीकम्पोजर्स में आ जाते हैं। आई होप कि क्लियर होगा। तो ऐसे होती है फूड चेन चलती है। तो आई होप कि क्लियर होगा पिरामिड ऑफ एनर्जी कि जैसे वही है कि सन प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर टेरिटरी कंज्यूमर्स में होते हैं, ठीक है, जो भी डीकम्पोजर्स वगैरह वो टेरिटरी कंज्यूमर्स में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ एनर्जी थ्रू द एन इकोसिस्टम, कैसी होती है मूवमेंट, उनकी साइकिलिंग होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, रैंडम होती है, रिवर्सिबल होती है। तो ये क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल, यानी कि एक डायरेक्शन में। एक्सप्लेनेशन, एनर्जी फ्लोज इन वन डायरेक्शन, एनर्जी जो एक डायरेक्शन में फ़्लो होती है। जैसे सन, जैसे हमने अभी बात की है, उनकी एक ही डायरेक्शन होती है, ये नहीं है कि हम डीकम्पोजर से बैक, सन आएगा, सन ही देता है पहले एनर्जी, फिर वो प्रोड्यूसर में, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स में, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में, डीकम्पोजर्स में। तो फिर ये ऐसे चलता है, मतलब कि वन डायरेक्शन होती है, यूनि डायरेक्शन होती है उसकी। देयरफॉर एनर्जी डज नॉट रिटर्न टू द प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल, की वो प्रीवियस में नहीं जा सकती, मतलब कि जो एनर्जी डज वो रिटर्न नहीं हो सकती, ठीक है। जो मान लो सन ने सुबह एनर्जी दे दी प्लांट को, तो वो ऐसे ही चलती रहेगी जैसे फूड चेन चल रही है, वो वापस रिटर्न नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये है कि इसलिए क्या है, यूनि डायरेक्शनल, एक डायरेक्शन होती है इसकी मैम, जो एनर्जी की मूवमेंट होती है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, द मेजर एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग, जो सबसे ज़्यादा मानवता के द्वारा, इंसान के द्वारा जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग में, तो वो कौन सी है, CO2, O2, N2 या HE। तो एक्सप्लेनेशन क्या है हमारी, CO2 इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस बाय टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। जो CO2 होती है वो सबसे ज़्यादा एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस होती है, जो टोटल जिसमें सारा का सारा कंट्रीब्यूशन ही इंसान का है। उसके बाद फिर मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड आर आल्सो इम्पोर्टेंट। दो CO2 क्या होती है, कंबंसन से, कुछ भी जैसे अध जला कोई चीज़ है, जो भी जला रहे हैं, ठीक है, उनके जो धुएं, जो कंबंसन से होती है CO2। CH4 होती है फिर कैटल प्लस वेस्ट, जो भी गायें होती हैं, जो भी अब वेस्टेज होता है तो उससे होती है। फिर N2 हो गया, जो सी गायें वगैरह गोबर करती हैं, इन सब में मीथेन गैस होती है, ठीक है। फिर होता है N2O नाइट्रोजन
फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो फिर ये इसमें इनसे होती है। तो पर लेकिन सबसे ज़्यादा CO2 जो है वो बिल्कुल जो उनकी जिसमें टोटली हम कह सकते हैं 100% जो कंट्रीब्यूशन है वो इंसान का होता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट वॉज, किस समय इनेक्ट हुआ था एयर का प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, 1974, 1981, 1986 या 1992। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 में हुआ था, ठीक है। इसके मैं क्वेश्चन लास्ट में लिखूँ क्योंकि इसका सबका क्वेश्चन आंसर साथ साथ इसका क्लियर होता जा रहा है। फिर भी अगर आपको किसी में इशू दोगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। इज़ एन Indian environment law created to prevent, control and reduce air pollution and maintain better एयर क्वालिटी। तो इसके लिए ये की गई थी कि पोल्यूशन को किस तरीके से कंट्रोल करना है और अपनी एयर क्वालिटी को कैसे अच्छा बेटर क्वालिटी को अच्छा रखना है। तो ये 1981 में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना। इसके देख लेते हैं मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या आते हैं। जैसे प्रिवेंट एंड कंट्रोल एयर पोल्यूशन, कंट्रोल द रिलीज ऑफ हार्मफुल जो भी पोल्यूशन हो रहे हैं फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड अदर सोर्सेज से, गिव पावर टू पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी टू मोनीटर एयर क्वालिटी। और इसको जो पावर है ये वो सेंट्रल अथॉरिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटीज़ को दी गई थी। वो देख लेते हैं हम आगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशन हैं। द एक्ट गिव्स इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी CPCB सेंट्रल दी गई है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, और SPCB स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। तो इनके अंडर होता है, इनको देखनी पड़ती है कि पोल्यूशन कम हो रहा है नहीं है, जो भी है पोल्यूशन की, जैसे गाड़ियाँ चलती हैं पोल्यूशन की जांच की जाती है, तभी की जाती है कि जिससे पोल्यूशन कम से कम हम कर सकें, ना हो मतलब कि ख़त्म ही करना है। गिव पावर टू पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटीज़ टू मेंटेन मॉनिटर करने के लिए एयर क्वालिटी के लिए। एस्टेब्लिश एंड एनफोर्स एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरियाज, रेगुलेट करना इंडस्ट्री एक्टिविटी दैट कैन कोज एयर पोल्यूशन, ठीक है, उसमें भी रेगुलेट की इंडस्ट्रीज़ वगैरह से धुआं वगैरह ना हो, पोल्यूशन ना हो। तो इसके लिए ये 1981 ध्यान रखना डेट। इस मेनली इनमें हमें डेट वगैरह ही याद रखनी पड़ती है। जैसे वो तो हमारा जो एक्ट था वो किस चीज़ से रिलेटेड था, एयर से। अब क्या है द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया वो ये किस समय इनेक्ट हुआ था, 1972, 1974, 1981, 1986, ठीक है। जो मतलब कि हमने एयर के लिए हो तो वो तो सिर्फ एयर पोल्यूशन का उनका जो काम है वो है एयर को क्वालिटी को अच्छा रखना, ठीक है। और ये है इन्वायरमेंट में जो भी जिससे भी हमारा इन्वायरमेंट किसी भी रीजन से हो रहा है, चाहे वो पानी का है, चाहे किसी भी चीज़ में पानी गंदा हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, जो भी इन्वायरमेंट के इशूज़ हैं वो सब। और ये एक्सप्लेनेशन है द एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1986, ये हुआ था 1986 में, फॉलोइंग द भोपाल गैस स्ट्रेटजी। जब भोपाल की गैस स्ट्रेटजी हुई थी 1984 में, उसके बाद इसको किया गया था, विच हाईलाइट द नीड फॉर स्ट्रोंगर इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन। तो उसके बाद लगा था कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मतलब एक आवश्यकता है स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की कि इन्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है, ताकि हमारा इन्वायरमेंट साफ रहे। तो ये हुआ था 1986 में, ध्यान रखना, ठीक है, 1986 में। और एयर का कौन से समय एक्ट हुआ था, 1981 में। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर का, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट वॉज इन एक्ट, ये हुआ था हमारा 1974 में। तो इनकी डेट ध्यान रखना, ठीक है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रिप्रेजेंट इन सेतु कंजर्वेशन, कौन से है। अब देखते हैं हमें एक्स सेतु क्या होता है और इन सेतु क्या होता है, सेतु कंजर्वेशन क्या होती है। ये अब क्या आएगा इन सेतु कंजर्वेशन में, जू है हमारे पास ऑप्शन, बोटेनिकल गार्डन है, नेशनल पार्क है, सीड बैंक है। तो राइट आंसर होगा हमारा नेशनल पार्क। इट मीन्स कंजर्वेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स conserving in their natural habitat where they naturally live and reproduce। ये देखो इनमें क्या फ़र्क होता है, इन सेतु क्या होता है, ध्यान रखना, जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, मतलब कि नेचुरल होता है, जैसे कोई जंगल है जो नेचुरल है, जहाँ मतलब कि सब कुछ जो मतलब कि खुद कुछ भी व्यवस्था नहीं की गया, जानवर खुला घूम रहा है जंगल में, खुद ही वो पानी ढूंढ रहा है, खाने की अपने आप भी ढूंढ रहा है, घूम रहा है आपस में, वो उसमें एक जानवर नहीं बहुत सारे जानवर कैसे भी रह रहे हैं, वो होता है इन सेतु कंजर्वेशन। जो जैसे आज भी जंगल वगैरह छोड़े गए हैं सिर्फ एनिमल्स के लिए ही, ताकि वो सुरक्षित रह सकें, सेफ रह सकें, अपनी नेचुरल इन्वायरमेंट में रह सकें। और एक होते हैं जैसे जू वगैरह बनाते हैं, ठीक है, जैसे जू बनाते हैं, वो होता है जो खुद उनके लिए उस तरीके का इन्वायरमेंट बनाया जाता है, उसको बोलते हैं एक्स सेतु, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। देखो जैसे कांजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो प्रोटेक्शन द वन
हॉर्न्ड राइनोसोर्स हैं उसमें इन नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। तो वो नेचुरल हैबिटेट है क्योंकि उसमें जो हॉर्न्ड राइनोसोर्स हैं उनको सुरक्षित रखा गया, उनके लिए वो नेचुरल इन्वायरमेंट में छोड़े गए हैं, ठीक है। तो विच इज़ एन एग्जाम्पल एक्सेतो, जैसे एक्सेतो में क्या आएगा, अब मैं जैसे आपको बता दिया है कि जो इनसेतु होता है वो नेचुरल होता है, और एक्सेतो होता है जो हम खुद तैयार करते हैं, उनके लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करते हैं, पक्षियों के लिए लगा लो, पेड़ों के लिए लगा लो, जो हम बनाते हैं ताकि उनको, जैसे जू में होता है उनके लिए पानी की व्यवस्था भी की जाए, लेकिन वो एक जगह पर बंधे होते हैं। उसमें आप देखोगे एक जू में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी एक जगह कंट्रोल की जाती है कि आप इसके अंदर ही रह सकते हो, उनके अंदर उसका पानी का होगा, ज़रूरी भी है क्योंकि सेफ्टी के लिए। लेकिन जो वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते हैं, जंगल वगैरह में, वहाँ पर वो आज़ाद होते हैं, वो कहीं भी घूम रहे हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला, अपने एक नेचुरल इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन है सेतु कंजर्वेशन मीन्स कंजर्विंग करना प्लांट्स को और एनिमल्स को आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट इन स्पेशल मैनेज फैसिलिटी, ठीक है, जहाँ पर स्पेशल मैनेज एक फैसिलिटी मैनेज की जाती है उनको रखने के लिए, जैसे जू हो गया, बोटेनिकल गार्डन हो गए, सीड बैंक्स हो गए, सब। इनसे तो हो गया इन नेचुरल हैबिटेट, एक्स से तो होता है जहाँ आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट। तो आई होप कि क्लियर होगा। तो अगर नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट ज़रूर किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।